टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज संडे है और जैसे कि आप लोग को पता है कि हर संडे को मैं ग्रुप डी इंटरव्यू लाता हूँ। ठीक है, मैं आया हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं उमरिया स्टेशन आया हूँ। और उमरिया स्टेशन दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क के लिए फेमस है। यहाँ लगभग 60 to 70 टाइगर्स है, तो आप लोग यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए ग्रुप डी स्टाफ का मैं इंटरव्यू जो ले रहा हूँ, सर से पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम युगल किशोर है। जी सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं रायपुर से हूँ और मेरा घर तिल्दा ब्लॉक में देवरी पड़ता है। जी जी सर, तो आपने इसकी तैयारी कैसे की? मैं एमएससी के बाद से ऑनलाइन स्टडी करता था। उसके पहले थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिर्फ देखा था। जी। लेकिन एमएससी के एग्ज़ाम होने के बाद मेरा पहला एग्ज़ाम यही था और मैं शुरू से ही ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करता था और उसका नोट्स बनाता था जी, और उसको फिर रिकैप करता था। जी सर, एमएससी आप किस में किए हैं? जी, मेरा एमएससी मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स है, बिल्कुल सर। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स लोग आ रहे हैं ग्रुप डी में, है ना। तो आप लोग हताश मत होइएगा कि आप लोग की अच्छी क्वालिफिकेशन और आप लोग सिलेक्शन हुआ आप लोग का ग्रुप डी में। ठीक है, तो सर से पूछते हैं, सर आपकी पोस्ट क्या है? जी, मेरा पोस्ट TM4 है, ट्रैक मेंटेनर 4। जी, तो सर ये इसमें आपको कितना हार्ड लगता है जॉब? क्योंकि काफ़ी नए कैंडिडेट्स जब आते हैं तो काफ़ी सोच के आते हैं कि बहुत हार्ड वर्क होगा, तो ऐसा आप बताएंगे कि इसमें क्या है एक्चुअल में? हार्ड तो आप जैसे कि कोई बंदा जो है अगर हमेशा से बाहर रहा है, कभी घर का काम नहीं किया है, तो उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल नया और हार्ड हो सकता है। परंतु मैं किसान परिवार से बिलोंग किया हूँ तो मेरे लिए ये इतना हार्ड नहीं था। पर मैं भी कुछ समय तक बाहर रहा जिस वजह से मेरे को लगा कि थोड़ा हार्ड है। बट अब जॉब तो आप जानते ही हैं जैसा कंडीशन है, तो उस हिसाब से मैंने इसे पहले सीढ़ी की तरह पे इसको ज्वाइन किया है। सर आप ये बताना चाहेंगे कि ये नौकरी आपके लिए कितनी ज़रूरी है? क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं यार ग्रुप डी है तो ज्वाइन नहीं करते हैं और तैयारी कर लेते हैं, तो आप बताएंगे कि ऐसा थिंकिंग क्या आपके में आया था? जी बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा कोई थिंकिंग नहीं था। मैंने तैयारी ही ऐसा नहीं था कि मैं किसी दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था, क्योंकि पहला एग्ज़ाम यही था मेरा। जी। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि अगर ग्रुप डी में हो जाएगा तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। मेरा पहला से ही मोटिव था कि होगा तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूंगा, उसके बाद मैं ज़रूर आगे पढ़ता रहूंगा और जिस दिन मेरा अगर मेहनत काम आया तो मैं अगले पोस्ट में जा पाऊंगा। जी सर, यहाँ बात की जाए तैयारी की, तो आपने कितना समय लिया इसकी तैयारी के लिए? इसके तैयारी के लिए देखा जाए तो हम लोग का जो एमएससी सेमेस्टर 4th का एग्ज़ाम है वो हमारा कंप्लीट हुआ था जून में। तो जून के बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर और मेरा एग्ज़ाम था 4 अक्टूबर का ग्रुप डी का एग्ज़ाम था। अच्छा। तो मैंने लगभग 3 से 4 महीना रेगुलर और पढ़ाई किया है यहाँ इसके लिए। अच्छा, 3 से 4 रेगुलर रहा हमेशा। जी। तो और उसके पहले ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं पढ़ता था, पढ़ता था। कंपटीशन में मेरा इंटरेस्ट था उस समय। काफ़ी कैंडिडेट्स लास्ट वीडियो से कमेंट्स कर रहे थे कि सर ग्रुप डी की डेट भी पूछ लिया कीजिए जो 2018 की पेपर हुई है। तो सर ने बताया 4 अक्टूबर 2018। तो सर उस दिन का कुछ आप लोग को आपको याद होगा कि कैसा था वो शिफ्ट? हार्ड था कि मॉडरेट था कि इजी शिफ्ट था? देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब इसके लिए मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करता था, है ना, तो मॉडल मॉक टेस्ट सॉल्व करता था। तो वो कंपेरेटिवली जो है तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो इजी होता है। अच्छा। और जब मैं जब गया एग्ज़ाम सेंटर में तो मेरे को कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हार्ड लगा। अगर तुलना किया जाए मॉडल क्वेश्चन आंसर से। बिल्कुल। तो इस हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस कहना चाहूँगा जो अभी जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, कि आप मॉडल के जगह पे प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं, आप प्रीवियस ईयर का मार्क दोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। अच्छा। क्योंकि ग्रुप डी का लेवल प्रीवियस ईयर का ही सही रहता है। मॉडल में काफ़ी इजी, आप किसी भी संस्था से टेस्ट सीरीज से आप दिला कर देख लीजिए, वो इजी ही रहता है। अच्छा सर, आप बताएंगे कि आपने ज़्यादातर बुक से पढ़ाई की या अदर या यूट्यूब चैनल से? ये आप क्लियर करें। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ाई किया हूँ स्टार्टिंग में। जब उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा तब मेरे को बुक में एज ए फॉर्मेलिटी रखा रहता था कि ये बुक चाहिए, वो बुक चाहिए। जैसे सराउंडिंग से जो भी सुनने को मिलता था कि आपको साइंस के लिए ये बुक रखना चाहिए, मैथ्स के लिए ये बुक रखना चाहिए, तो मैं रखा जरूर
ज़रूर रहता था, पर फॉलो मैं ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट और वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से उसको नोट किया। चैनल्स का नाम बता सकते हैं सर जो आप रेगुलर उस समय फॉलो करते होंगे? जी, मैं उस टाइम करता था वाईफाई स्टडी करता था और अभिनय मैथ्स करता था। अच्छा। और अमित तोमर करके सर एक क्लास लेते थे मैथ्स का, उसका करता था। जी जी। और श्री एजुकेशन का साइंस पढ़ा था जी। मेरा मतलब एक समझ लीजिए कि यूट्यूब के जितने अच्छे अच्छे कंटेंट थे जी, मैं उसको इकट्ठा करके मर्ज करके पढ़ा था। जी सर, आप बताना चाहेंगे कि आपकी रॉ मार्क्स कितनी थी? मेरा रॉ मार्क्स था 58 सर। और आपका जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स था वो कितना? नॉर्मलाइज होकर मेरा मार्क्स गया 70 मार्क्स। अच्छा सर, कट ऑफ भी लगभग कितना था आपको अगर नॉलेज होगा तो? कट ऑफ अगर आप फिजिकल के लिए देखा जाए तो 66 पॉइंट समथिंग था ओबीसी के लिए। अच्छा। और फाइनल सिलेक्शन आपको 69.9 के अबो मिला था। अच्छा, तो मतलब आप 0.1 से आप समझिए कि आप इस पर आके नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत काफ़ी यहाँ पर ये भी लास्ट वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि नॉर्मलाइजेशन में मेरा मार्क्स नहीं बढ़ा, मैंने तो 65 पाया था। तो दोस्तों, शिफ्ट के कारण होता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किसी कैंडिडेट के हाथ में नहीं है, वो तो रेलवे की जो प्रोसेस है, ठीक है, रेलवे का जो सिस्टम है वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे सर से बात करते हैं कि जब रिटर्न निकल गया तो उसके बाद फिजिकल के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की, तो सर आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं फिज़िकल के लिए वैसे तो डेली इवनिंग वॉक करता था, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग, जब एग्ज़ाम पढ़ाई भी करता था तो भी ऐसा नहीं था कि मेरा कि ये ग्रुप डी के लिए दौड़ रहा हूँ या फिज़िकल का तैयारी कर रहा हूँ। जी जी। मैं ऐसे ही अपने स्वास्थ्य के लिए ही डेली इवनिंग वॉक करता था, वहाँ स्ट्रेचिंग करता था। फिर जब मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ उसके बाद मैंने लगभग 25 दिन ईमानदारी से मेहनत किया है। कितना मीटर की सर लगाते थे? अगर प्रैक्टिस कितने मीटर की करते थे? मैं वही 1600 मीटर का करता था, 400 का ग्राउंड था। अच्छा। रायपुर में रह के, तो वहाँ रविशंकर का ग्राउंड जो है वो 400 मीटर का है, उसका 4 राउंड और 2-4 सेट अपना मैं स्लो फास्ट वगैरह लगा लेता था, जिससे स्पीड मेंटेन हो जाता था। सर, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा और मेडिकल हुआ होगा, तो मेडिकल के बारे में आप थोड़ा जानकारी देंगे कि मेडिकल आपका कहाँ हुआ और क्या क्या टेस्ट होता है मेडिकल में? मेडिकल मेरा बिलासपुर में ही हुआ था और उसमें आपको शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, एक्सरे हो गया और आई का टेस्ट हो गया और चेस्ट वगैरह और थोड़ा बहुत फ्लैट फूड वगैरह भी देख लेते हैं। जी जी। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप रेलवे में कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित नहीं हो, अच्छा, तो आपका 100% चांस है कि डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। सर, आपने एक चीज़ बोला फ्लैट फुट, तो क्या इसको चेक किए थे सर? चेक किए थे और समझ लीजिए एज अ फॉर्मेलिटी जैसे चेक कर दिया जी, बट ऐसे इसके वजह से कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुए ना? नहीं जी, क्योंकि सर एक और क्वेश्चन रहता है मेडिकल से, नॉक नी नॉक, मतलब ये चीज़ देखा गया था क्या टेस्ट में? जी, देखा सभी गया था, परंतु उसको ऐसा बोला जाए तो इसके वजह से कोई कैंडिडेट बाहर नहीं होता। अच्छा अच्छा। ग्रुप डी का आप मेडिकल देखा जाए तो आपका आई विजन ही सही होना चाहिए। जी जी। उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत होने की समस्या बहुत कम रहती है। और वो आप जब मेडिकल के लिए जाओगे तो उस सेंटर में स्पष्ट उल्लेखित भी रहता है कि रेलवे की मेडिकल में बहुत ही कम चांस है कि आप डिस्क्वालीफाई हो। अच्छा अच्छा, ऐसा उल्लेखित रहता है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, यहाँ पर से आप लोग को ये सीखने को मिलेगा कि अगर आप लोग को कलर विज़न से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि कई लोग को प्रॉब्लम होता है दोस्तों, लेज़र आई ऑपरेशन कराए रहते हैं, तो वो ग्रुप डी में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। मात्र एक कैटेगरी होता है मेडिकल स्टैंडर्ड में C1, जिसमें हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट मिलती है अगर आप लोग को लेज़र आई ऑपरेशन कराए हैं। अन्यथा A2, A3, B1, B2 ये सारे पोस्ट कैटेगरी में दोस्तों लेज़र आई ऑपरेशन वाले कैंडिडेट्स अलाउ नहीं होते हैं। इस वीडियो को आप लोग को ज़रूर शेयर करना होगा, क्योंकि आप लोग का काफ़ी कमेंट्स आता है कि सर मेरा लेज़र आई ऑपरेशन हुआ है तो क्या मैं ग्रुप डी के लिए क्वालिफाइड हूँ कि नहीं। तो मैं बोलूँगा दोस्तों, क्वालिफाइड सिर्फ एक पोस्ट के लिए है, C1 कैटेगरी वाले। ठीक है, तो चलिए अब आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी जो स्ट्रगल कितनी रही और पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा रेलवे की जॉब पाने में। सर, तो आप बताएंगे अपना स्ट्रगल को। जी, मेरा फैमिली हमेशा से सपोर्टिव रहा। मैं अपना स्टडी अपने मामा के यहाँ कर के किया था। जी जी। उसके बाद वहाँ मैं 10th तक पढ़ाई करने के बाद मेरे मामा का काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे पढ़ाई में। सर मामा घर में, जैसे मैं हिरमी में रहता था, वहाँ ज्ञानोदय शिशु मंदिर से मैंने अपना पढ़ाई किया था 10वीं तक का जी। और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं अपने गृह ग्राम में आकर बैकुंठ से, जहाँ मेरे पापा जॉब करते हैं जी जी, उस स्कूल से पढ़ाई करके
कॉलेज लाइफ तक गया, जहाँ मेरा फैमिली का हमेशा से सपोर्ट रहा। मेरे भैया जो कि मेरे पापा माँ, हमेशा केवल उनका एक ही मोटिव था कि आप बस गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करिए, और मैं भी घर से यही बोल के निकला था कि आऊँगा तो गवर्नमेंट जॉब लेके, अदरवाइज़ तो नहीं आ पाऊँगा। हाँ सर, ये इस काम में आपको कोई दिक्कत हो रहा है, मज़ा आ रहा है काम करने में? काम अगर पर्सनल देखा जाए तो तकलीफ है, पर घर वालों के नज़रिए से देखा जाए तो फिर खुशी होने लगती है कि, और जब घर जाओ तब खुशी होने लगती है कि एक मैं एज अ जॉब करने वाला आया हूँ इस घर में, है ना। तो सब है कि सबको सेक्रीफाइस करके चलना पड़ता है। अगर आप अपना पर्सनली देखोगे तो ऐसे में आप कोई भी जॉब नहीं कर पाओगे। सही बात। तो सेक्रीफाइस ज़रूरी है। इस वजह से चाहे काम हार्ड रहे सॉफ्ट रहे, उससे दिक्कत नहीं है जी। आपको मोटिव क्लियर करना पड़ेगा कि आप किसके लिए कर रहे हैं ये सब। बिल्कुल, आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए दोस्तों। काफ़ी अच्छी बात कही है सर ने। सर, इस पोस्ट में सैलरी, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी कितना बनता है, आप बताना चाहेंगे? ग्रॉस सैलरी अभी वर्तमान में हम लोग का लगभग बन जाता है 28-27 के अराउंड जी। बिल्कुल। और जैसे कुछ स्पेशल वर्क रहा तो आप अगर टीए रेंज में कहीं चले गए तो उसमें 2000 एक्स्ट्रा बन सकता है, अगर एक आध हफ्ता आप टीए रेंज में गए तो। जी जी। तो सैलरी वैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी है तो ज़ीरो है, फिर ज़ीरो से 27 देखो, 28 देखो, तब तो काफ़ी ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर, आप ये बताना चाहेंगे कि इसमें नाइट ड्यूटी का क्या सिस्टम रहता है, कब नाइट ड्यूटी करना रहता है इसमें? देखिए, ये तो हमारा जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जो ठंड में होती है वो पटरियाँ सिकुड़ जाती है ना, तो उसको हमको ऑब्जर्व करने के लिए एज अ पेट्रोलमैन हम लोग का वहाँ पे ड्यूटी लगाया जाता है जी। ये नवंबर से चालू हो करके लगभग फरवरी के मिड या फिर एंड तक जिस हिसाब से मौसम रहता है, ये हमारे अधिकारी ऑब्जर्व करते रहते हैं जी। जो हमारे अपर इंजीनियर्स हैं जी। तो वहाँ तक चलता है, क्योंकि उस समय एक जो रेल में जोड़ होती है, जॉइंट होता है, वेल्डिंग रहता है, वहाँ पे टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो हमारा ड्यूटी वही रहता है कि आप उसको ऑब्जर्व करिए, और ये रोटेशन वाइज हफ्ते में लगता है। तो अगर आप एज एक डीटीएम में आपको 4 महीने की नाइट ड्यूटी में लगभग 1.5 महीना नाइट ड्यूटी करना पड़ सकता है। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग को नाइट ड्यूटी के बारे में और जानना होगा तो मैं प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं नाइट ड्यूटी कैसे रहता है एक ट्रैक मेंटेनर 4 पोस्ट में, ठीक है। चलिए अब सर से पूछते हैं कि सर की ट्रेनिंग कितनी होती है ग्रुप डी जॉब में, सर बताना चाहिए। देखिए, ट्रेनिंग इसमें होता है 4 वीक का होता है जी। जो आपको, अगर आप जैसे कि मैं बिलासपुर डिवीज़न में पोस्टेड हूँ तो मेरा बिलासपुर में ट्रेनिंग हुआ था 4 हफ्ते का जी जी। हाँ, और उसमें अगर NH वगैरह है तो कुछ कम हो जाता है। अच्छा, बाकी 4 हफ्ते का रहता है। सर, उसमें आपको याद होगा जब आपने ट्रेनिंग की तो कितनी पेमेंट बनती होगी ट्रेनिंग में, सैलरी क्या होता होगा? ट्रेनिंग में तो समझ लीजिए कि सैलरी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि आप टीए रेंज में 100% टीए रेंज में आ जाते हैं। अच्छा। तो उसमें एक्स्ट्रा एक हो जाता है कि आपको 500 पर डे एक्स्ट्रा मिलेगा, तो समझ लीजिए वो एक अराउंड, सर मंथ की बात की जाए 25 × 5 मतलब 14,000 अराउंड जी। 14,000 अराउंड। अब इसका 25 या 26 करके 40,000 राउंड फिगर में जी। बिल्कुल। ट्रेनिंग की सैलरी पर भी मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में कंफर्म करना चाह रहा हूँ, जब आप लोग ज्वाइन करेंगे ट्रेनिंग में दोस्तों, आप लोग का जब पेमेंट रहेगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बस 28 डेज़ की ट्रेनिंग होती है ना, 4 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, और उसमें आप लोग को दोस्तों 40,000 to 41,000 ग्रॉस सैलरी बनेगी, ठीक है। अब सर से एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं जी कि ग्रुप डी जो न्यू एस्पिरेंट लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वैकेंसीज काफ़ी है, 1,03,769 वैकेंसीज है, ठीक है। तो सर से लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स दे दीजिए, सर बताएंगे। जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूँगा कि आप अगर आज से भी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर नया एक्सपीरियंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही आपने 0 से स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं आप कई चीज़ पढ़ चुके हैं। तो अगर आज से ही आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आज से लेकर के एग्ज़ाम के पहले दिन तक आप रेगुलर रहिए जी जी।
और जो होता है कि एक एग्ज़ाम का लेवल रहता है जी। तो हर एक कैंडिडेट 40 या 45 के अराउंड मार्क्स ले ही आता है जी, जी। तो उसको आपको +15 के लिए अच्छे से मेहनत करना पड़ता है और उस +15 में 1 नंबर के लिए आपको समझ लीजिए कि 10 दिन मेहनत करना पड़ता है। ऐसा कि नहीं कि आप 1 नंबर एक ही दिन में ले आएंगे। बिल्कुल सही बात। तो मैं कहना चाहूँगा कि उसी 15 नंबर के लिए आप मेहनत करिए अच्छे से जी। और उसको साइंस जो है इसमें ग्रुप डी में मैथ रीजनिंग आपका स्ट्रांग तो होना ही चाहिए बिल्कुल। और इसमें आप साइंस का ज़्यादा महत्व दीजिए क्योंकि साइंस से क्वेश्चन ट्रिकी ही आता है जी। वहीं पे आपको फंसाने का कोशिश करेगा जी। तो साइंस रीजनिंग आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। तो सर ने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिलाया है ना। आप लोग को यही बात सीखने को मिलेगा कि मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ आप लोग अगर 25 मार्क्स के जनरल साइंस आता है उस पर भी फोकस करेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप लोग का 60 to 70 रॉ मार्क्स बनेगा और रॉ मार्क्स अगर इतना बन जाता है दोस्तों तो नॉर्मलाइज होके वो 75 to 80 बनेगा जो कि काफ़ी सेफ स्कोर रहेगा किसी भी जोन के लिए। ठीक है, तो मिस्टर युगल सर से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा इन्होंने इंटरव्यू दिलाया है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।